वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। टीओएस ऑफ सर्विसेज आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो, जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का किया था तो उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी थी कि इनवॉइस गुड्स के केस में कब तक इशू कर देना चाहिए, और उसके बेस पे फिर हमने डिसाइड किया था कि टीओएस जो है गुड्स के केस में क्या निकल करके आएगा। क्लियर? अब सर्विसेज के केस में भी हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि जो इनवॉइस है, इनवॉइस की लास्ट डेट क्या रहेगी, इनवॉइस को कब तक इशू कर देना चाहिए इन केस ऑफ सर्विसेज। समझ में आ गई मेरी बात? सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि अगर हमने सप्लाई ऑफ सर्विस की है तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या रहेगी, और उसके बेस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि टीओएस क्या रहेगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब इसके लिए कौन सा सेक्शन देखेंगे? इसके लिए भी सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 31। आ जाएंगे पेज नंबर 29 पे। पेज नंबर 29 में देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है टाइम लिमिट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 31। क्लियर? सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर कि सर्विसेज के केस में आपको इनवॉइस की सप्लाई कब तक कर देनी है। देखो, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से पढ़ाऊंगी तो बहुत घचपच सी हो जाएगी और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्पेसिफिक क्लैरिटी के लिए मैं आप लोगों को एक चार्ट बनवा रही हूँ। चार्ट आप लोग साथ साथ बना लेना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि टीओएस टाइम ऑफ ये सॉरी सर्विसेज के केस में आपको इनवॉइस कब बनाना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टाइम लिमिट फॉर issuance of invoice in case of services, invoice in case of supply of सर्विसेज। ठीक है जी, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब इसमें देखिए सबसे पहला केस लेकर के चलते हैं कि जो आपने इनवॉइस इशू किया है वो किसको किया है? एनी पर्सन, एनी पर्सन रिलेटेड टू, देखिए राइटिंग समझ में ना भी आए तो भी मैं साथ के साथ बोल रही हूँ, आप लोग लिखते जाइए। एनी पर्सन रिलेटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी। ठीक है, अगर आपने जो इनवॉइस है, इनवॉइस किसी ऐसे पर्सन को दिया है जो या तो इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर एनबीएफसी है, तो इस केस में आपको इनवॉइस कब तक इशू कर देना है? इनवॉइस मस्ट बी इशूड, इनवॉइस इशूड आइदर बिफोर द provision of service, before the provision of service, or within 45 days, within, या तो प्रोविजन ऑफ सर्विस से पहले बना लो या फिर विद इन 45 डेज ऑफ, या इसको लिख दीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस।
क्लियर। अगर आप कोई भी ऐसे पर्सन है जो कि रिलेटेड है इंश्योरेंस कंपनी से, बैंकिंग कंपनी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या एनबीएफसी से, तो आपको इनवॉइस कब तक इशू कर लेना है? बिफोर द प्रोविजन ऑफ द सर्विस और विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। फर्स्ट केस ये आ गया आपके पास। सेकेंड केस की बात करेंगे। ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट केस लिखेंगे। अदर पर्सन अदर देन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी। देखिए, इस केस में अगर आप अदर देन इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है या एनबीएफसी है, तो यहाँ इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको इनवॉइस कब तक इशू कर देना है? इनवॉइस इशूड, यहाँ लिखिए इसकी लिमिट, इनवॉइस इशूड कब तक आपको इशू करना है? बिफोर, फर्स्ट कंडीशन इज सेम, बिफोर द provision of service, before the provision of service or within within 30 days, within 30 days from the date of supply of service। यानी कि मैम, अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी है, तो हमें 45 डेज का टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। बट अगर उसके अलावा हम कोई भी पर्सन है तो हमें टाइम मिलेगा 30 डेज का। क्लियर है एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब ये दोनों केसेस थे नॉर्मल सप्लाई के। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, एक सेकेंड। इसमें एक छोटा सा मैं इसमें चेंज कर रही हूं। यहां पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इन केस ऑफ नॉर्मल सप्लाई, इन केस ऑफ नॉर्मल सप्लाई। ठीक है, कि नॉर्मल सप्लाई के केस में ये दो चीजें आ गई। ठीक है, नॉर्मल सप्लाई के केस में ये दो ऑप्शन आ गए हमारे पास। बट अगर इसी की जगह हम लोग कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज करें, कॉन्टिन्यूस सप्लाई यानी लगातार आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, रेगुलरली आप उस जो सर्विसेज है उसकी सप्लाई करवा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, इसमें हमने एक और जो अपनी हेडिंग है वो भी इसी चार्ट में मैंने ऐड कर दी, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए भी आपने दो चीजें चेक करनी है। क्या चेक करना है? चेक, फर्स्टली यू हैव टू चेक दैट ड्यू डेट जो है वो आपकी असर्टेनेबल है या नहीं है। ड्यू डेट किसकी? पेमेंट की। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल और नॉट। आपको क्या चेक करना है कि आपकी जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, क्या आप उसको असर्टेन कर सकते हैं कि पेमेंट आपके पास कब आएगी इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में। ठीक है,
नाउ यू हैव द टू ऑप्शंस। यस, आप लोग असर्टेन कर सकते हैं। अगर आप असर्टेन कर सकते हैं देन आपके पास क्या हो जाएगी इनवॉइस की इशू डेट, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। आप ये चार्ट बना लो, मैं समझाऊंगी एक एक चीज आपको। अगर किसी को यूं लग रहा है ना कि मैम चार्ट बनाती जा रही है समझा नहीं रही है, बेटे मैं समझाऊंगी, बट चार्ट बना लोगे तो समझना बहुत इजी हो जाएगा। चार्ट बना लोगे तो समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, क्लियर। सेकंड, अगर आपके पास आ रहा है नो, आपके पास ड्यू डेट जो है आप उसको असर्टेन नहीं कर सकते, देन क्या होगा आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन ले लेंगे, बिफोर और at the time when supplier receive services, before or at the time when supplier when supplier receive payment, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम व्हेन सप्लायर रिसीव पेमेंट, ठीक है। अगर आपको ड्यू डेट नहीं पता तो जब सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो गई उस बेसिस पे आप लोग अपना इनवॉइस जो है वो इशू कर देंगे, क्लियर। अब इसमें एक और केस बन सकता है इन दोनों के अलावा, एक और केस क्या बन जाएगा, यहां पे तो हमने ले लिया कि ड्यू डेट जो है वो असर्टेनेबल नहीं है, लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा, पेमेंट डज नॉट लिंक्ड विद कंप्लीशन ऑफ एनी, जो पेमेंट है वो आपको कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे ही मिलेगी, ठीक है। आपके पास जो भी पेमेंट है, पेमेंट जो है वो कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे ही मिलेगी, ड्यूरिंग द टेन्योर आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने एक और पॉइंट डाल देना है, थर्ड पॉइंट, पेमेंट यहां लिखिए वेयर पेमेंट रिसीव्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, ऑन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, इस केस में आपको कब इशू करना है इनवॉइस, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ द माइलस्टोन इवेंट, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये चार्ट कंप्लीट कर लीजिए। पहला पार्ट मैं पहले दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा, लीजिए चार्ट आप लोग सबसे पहले कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको एक एक करके इसके सारे पार्ट समझाती हूँ। चार्ट कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने,
देखिए, सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा, टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, कि इशू ऑफ इनवॉइस कब करना है, टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आपके पास नॉर्मल सप्लाई है, नॉर्मल यानी कि कोई कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं है, लगातार, ऐसा नहीं कि आपकी सप्लाई जो है बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चली जा रही है, ठीक है। तो नॉर्मल सप्लाई के केस में अगर मैं बात करूं तो आपको जस्ट सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसी है। क्लियर? क्या वो इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसी है। इनमें से अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो आपको इनवॉइस कब इशू करना है, बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विस से पहले या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के 45 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। यानी अगर आज क्या डेट है, 29 जुलाई, 29 जुलाई को आपने क्या किया, जो सर्विसेज हैं वो सप्लाई कर दी, सर्विसेज की सप्लाई आज कंप्लीट हो गई। तो सर्विसेज की सप्लाई अगर आज कंप्लीट हो गई तो इनवॉइस इशू करने के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी के केस में आज की डेट यानी कि 29 जुलाई प्लस कर देंगे इसमें कितने, 45 डेज। तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, यानी आज के बाद जो 45 डेज की कैलकुलेशन आएगी तब तक आपने वो इनवॉइस जो है वो इशू कर देना है। बट अगर यहीं पे अदर देन, ठीक है, देखिए यहां क्या लिखा है, अदर देन, अगर अदर देन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, तो आपके पास जो डेज है, डेज की लिमिट 45 डेज नहीं रहेगी, डेज की लिमिट कितनी हो जाएगी बेटे, 30 डेज हो जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ डेज की कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, 45 की बजाय 30 डेज हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, कोई ज्यादा बड़ा प्रोविजन नहीं है, छोटा सा हल्का सा प्रोविजन है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो इनवॉइस आप जिसको इशू कर रहे हो वो है कौन, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है। आगे अगर मैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई की बात करूं, कॉन्टिन्यूसली आपका जो है लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लाई आप उनको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो वहां पे आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो पेमेंट है, क्या पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो उसको आप एसरटेन कर सकते हैं कि पेमेंट की ड्यू डेट कौन सी है। ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आप पेमेंट की ड्यू डेट को चेक कर सकते हैं, असरटेन कर सकते हैं, तो आपको उस ड्यू डेट से पहले ही इनवॉइस इशू कर देना है। ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से हर मंथ की 10 तारीख को आपने पेमेंट कर देनी है। जैसे 10 अगस्त को आप पे कर देंगे, फिर 10 सितंबर को आप पे करेंगे, 10 अक्टूबर को पे करेंगे, 10 नवंबर को, एंड सो ऑन। यानी हर महीने की 10 तारीख को हमने डिसाइड किया हुआ है कि भैया हम पे कर देंगे आपको पैसे, ठीक है, 10 या उससे पहले ही पे कर देंगे। तो जब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपको पता है कि 10 तारीख उसकी ड्यू डेट है, आपको पैसा पे करना है, तो आपको इनवॉइस कब बना देना है, इसके 10 तारीख से पहले आपको इनवॉइस जनरेट कर देना है। इस केस में 10 तारीख से पहले आपको इनवॉइस जनरेट कर देना है, क्योंकि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपको पता है। क्लियर? समझ में आ गया आप सभी को? नाउ अगर आपको ड्यू डेट नहीं पता, ठीक है, सेकंड आपके पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि हमें ड्यू डेट नहीं पता, भैया की ड्यू डेट क्या है, वी डोंट नो व्हाट इज द ड्यू डेट। कभी भी पेमेंट भेज देते हैं जब उनका दिल करता है। तो आपको कब बनाना है इनवॉइस, बिफोर और एट द टाइम व्हेन सप्लायर रिसीव्स पेमेंट। जब सप्लायर को पेमेंट मिल गई ना तब बना दो, या उससे पहले बना दो। यानी जिस दिन पेमेंट आई, फॉर एग्जाम्पल आपके बीच में कुछ डिसाइड नहीं था कि पेमेंट कब आएगी, लेकिन पेमेंट जो है, पेमेंट उन्होंने रिलीज कर दी, कब पेमेंट रिलीज कर दी, 15 अगस्त को। जुलाई की पेमेंट रिलीज कर दी 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त या इससे पहले, 15 अगस्त को या इससे पहले इनवॉइस जनरेट कर दो, इससे लेट नहीं होना चाहिए। The due date of issuing invoice will be 15th of August or before this time.
आपको तब तक इनवॉइस बना लेना है। ध्यान से मेरी बात सुनो। कॉन्टिन्यूस सप्लाई के में सबसे पहले क्या देखा कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता है या नहीं पता। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता है तो उस ड्यू डेट से पहले या उस ड्यू डेट तक इनवॉइस बना लो। ड्यू डेट नहीं पता तो जब पैसा मिला उससे पहले या जिस दिन पैसा मिला है उस दिन इनवॉइस बना लो। बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ अगर पेमेंट जो है उसके लिए कंडीशन क्या है कि पेमेंट जो है कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे ही मिलेगी। जब आपका इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास पहले कॉन्ट्रैक्ट यही हुआ है कि भैया जब इवेंट कंप्लीट होगा हम तो तब पेमेंट देंगे। हम पेमेंट कब देंगे? जब हमारा इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इनवॉइस कब बनाना है? ठीक है, इवेंट कंप्लीट होने की कंडीशन है ना, तो ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे बना लो। इवेंट के कंप्लीट होने पर या उससे पहले, इवेंट के कंप्लीट होने तक या उससे पहले आप लोगों को इनवॉइस बना लेना है। ठीक है जी। एक बार ये चार्ट में थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ, फिर उसके बाद ये इनवॉइस बनाने के टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। देखिए, टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नॉर्मल केसेस में हमने देखा इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को दिया तो प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस या उससे पहले या फिर 45 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के अंदर। ठीक है। अदर देन केसेस में अगर इसके अलावा कोई और केसेस है तो इस केस में क्या था, हमारे पास 30 डेज का टाइम आ जाएगा। क्लियर? अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता है तो ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता तो पेमेंट रिसीव होने वाले दिन या उससे पहले, अगर कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट पे पैसा मिलना है तो इवेंट कंप्लीट होने से पहले आप लोग इनवॉइस बना देंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। जो ये सेक्शन 31 है इसका प्रोविजन अगर आप पढ़ लेंगे अब तो मैंने इसमें सारा कुछ कवर करवा दिया है। एक बार जस्ट इसको गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना। क्लियर? अब इसमें पेज नंबर 30 पे आइए। यहाँ पे पेज नंबर 30 पे कॉन्टिन्यूस का तो मैं आपको प्रोविजन बता चुकी हूँ, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का। अब इसमें आपको ये क्या दे रहा है? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूसली। ये कॉन्टिन्यूसली देनी है कितने टाइम पीरियड तक? फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज्यादा के टाइम पीरियड तक के लिए कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी जाती है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी जाती है 3 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? एंड इंक्लूड्स, ध्यान से देखिए, with the periodic payment obligations and include supply of services as the government may notify। जो भी अदर गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है वो हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। मेन बात यहाँ हमारी समझने वाली थी कि यहाँ पे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज जाएंगी जो कि 3 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड तक कॉन्टिन्यूसली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? अब इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर आपकी सप्लाई जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, कुछ भी डिस्प्यूट हो गया या किसी भी रीजन की वजह से आपकी जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो रुक गई। ठीक है। कंप्लीशन ऑफ सप्लाई नहीं हो पाया, बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई की यहां बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो यहां पे इनवॉइस कब इशू करना चाहिए? इनवॉइस शुड बी इशूड at the time when supply ceases to the extent of supply made before such cessation। यानी कि हमें इनवॉइस इशू कर देना है जब सप्लाई रुक गई, और कितने का इनवॉइस इशू करना है? टू द एक्सटेंट इट इज सप्लाई, एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सेसेशन, यानी जितना काम हुआ था सेसेशन से पहले उतनी सप्लाई तक का इनवॉइस हमें इशू कर देना है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपकी सप्लाई ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज चल रही थी, किसी भी रीजन की वजह से आपकी वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज रुक गई। ठीक है। जैसे आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देना था, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देना था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का जस्ट 35% काम ही पूरा हुआ,
आपको किसी डिस्प्यूट की वजह से वो काम रोकना पड़ा, किसी भी रीजन की वजह से वो काम रोकना पड़ा, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 35% ऑफ द सर्विसेज का इनवॉइस यहां जनरेट कर देंगे। और किस दिन जनरेट करेंगे, जब आपने काम को रोका है, जब आपने उस काम को रोक दिया, जिस दिन द सप्लाई सीजेज, एट दैट टाइम यू हैव टू क्रिएट द इनवॉइस। ठीक है, जब आपने काम को सीज कर दिया उस टाइम पे आपको इनवॉइस जनरेट कर देना है, और उतने काम का इनवॉइस जनरेट करना है जितना काम आप तब तक कंप्लीट कर चुके हो। तो बच्चों, आज हमने बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया कि इनवॉइस कब इशू करना है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कल हम आगे का टॉपिक कवर कर लेंगे कि सर्विसेज के केस में टीओएस क्या रहेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। तब तक इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि अगर इनवॉइस का समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई का भी समझ में नहीं आएगा। और छोटी सी मेरी लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलो, ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट हो सके और भी बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस डालेंगे। थोड़ा आईटीआर के अंदर मैं बिजी थी, एज यू नो आईटीआर की लास्ट डेट चल रही है, इस वजह से मैं रेगुलर लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट आई प्रोमिस्ड यू कि 1 अगस्त से मैं रेगुलर लेक्चर डालूंगी और एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस भी कवर कर दूंगी। ठीक है जी, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।